हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ेंगे। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है? जब कंपनी इशू करता है डिबेंचर्स, तो कुछ एक मेच्योरिटी टाइम के बाद कंपनी को वापस से उसका रीपेमेंट करना होता है डिबेंचर होल्डर को। तो उस रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स को ही हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोला जाता है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज द प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी टू द डिबेंचर होल्डर एज प्रॉमिस टू देम एट द टाइम ऑफ इशू। तो इस केस में होता क्या है, सपोज एक कंपनी है और एक डिबेंचर होल्डर है। जब रिडेम्पशन का टाइम आता है तो कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ता है प्राइस का। पहला प्रोसेस होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर प्राइस। और जब मेच्योरिटी आता है तो डिबेंचर होल्डर को वापस से जो डिबेंचर्स इश्यू हुआ था पहले, उसको वापस से कंपनी को देना पड़ता है। सो डिबेंचर्स given to the company at the time of maturity। ये सेकंड प्रोसेस होता है। और थर्ड प्रोसेस में क्या करता है, जब कंपनी को डिबेंचर मिल जाता है वो लोग कैंसिल कर देते हैं सारे डिबेंचर को। कैंसल्स दी डिबेंचर। अब ये जब डिबेंचर जब रिडेम्पशन होता है ना, तो इसका ना दो केसेस होता है। कंपनी रिडेम्पशन दो टाइप में कर सकता है। सबसे पहला होता है रीपेमेंट करेगा कंपनी, पूरा पूरी कैश में रीपेमेंट करेगा। और दूसरा केस होता है कैश प्लस न्यू शेयर्स इशू करेगा। शेयर्स इशू। सो रिडेम्पशन दो टाइप का होता है। कंपनी चाहे तो दो तरह से कर सकते हैं। पहला होता है कि फुल रीपेमेंट कैश में करेगा। दूसरा होता है कि वो थोड़ा सा कैश देगा और थोड़ा सा नया शेयर्स इशू करेगा डिबेंचर होल्डर को। ठीक है। तो इसी को वो जब कैश में रीपेमेंट होता है, जब पूरा पूरी कैश में रीपेमेंट होता है, तो हम लोग का जो डिबेंचर का जो लाइबिलिटी होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी जो कंपनी का होता है रिडेम्पशन के टाइम कम हो जाता है। और और हम लोग का जो कैश होता है वो भी कम हो जाता है। कैश मतलब एसेट हो गया। और दूसरा केस में क्या होता है, डिबेंचर वाला तो कम होता ही है लाइबिलिटी कंपनी का, प्लस हम लोग का जो नया शेयर्स इशू किए हैं, तो हम लोग का तो जो शेयर कैपिटल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये इसको बोला जाता है इस इफ कन्वर्टेबल। और दूसरा के ये जो पहला केस हो गया, इसको नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। इसका हम लोग जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे। जब कंपनी पूरा कैश पेमेंट में कर रहा होता है तो क्या जर्नल एंट्री होता है। अगर कैश पेमेंट भी कर रहे हैं प्लस थोड़ा सा शेयर्स इशू कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होता है, वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। सो जर्नल एंट्रीज में आते हैं, सबसे पहले कंपनी ड्यू करेगा अपना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का एंट्री को ड्यू करेगा। तो डिबेंचर परसेंटेज जो होता है उसको डेबिट करना होता है। पोरोड होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं बता देती हूँ पोरोड मतलब क्या होता है। जब कंपनी, एक सपोज कंपनी होता है, उसने शेयर्स तो डिबेंचर्स जो शेयर्स होते हैं उसे रिडीम करना है। तो जब रिडीम करते हैं ना, तो फिर फेस वैल्यू में नहीं दिया जाता है। कभी कभी सपोज आपने किसी को 100 रुपया दिया अपने फ्रेंड को। अब 100 रुपया आपने अपने फ्रेंड को दिया, सपोज 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड से अब वापस से आप 100 रुपया थोड़ी ना लोगे, थोड़ा इंटरेस्ट पे लोगे ना। 100 प्लस सपोज 5 रुपीज इंटरेस्ट पे लेता है, तो तभी तो आपको उधार देने में भी थोड़ा बेनिफिट होगा ना, क्योंकि टाइम के साथ मनी का जो वैल्यू होता है वो भी चेंज होता है। तो इंटरेस्ट, ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपया हो गया, यही प्रीमियम ऑन पोरोड हो गया। जब डिबेंचर्स जब रिडीम होता है तो डिबेंचर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कंपनी से कि मेरे को फेस वैल्यू नहीं दे, मेरे को
प्रीमियम पे थे, नहीं तो फायदा क्या हुआ? आपने किसी कंपनी को पैसा दिया 10 साल के लिए, अब 10 साल बाद आपको वही उतना ही पैसा मिल रहा है, तो इसमें कोई किसी का बेनिफिट नहीं होता। तो हमेशा इट इज नेसेसरी, होता ही है, प्रीमियम पे ही दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को रिडेम्पशन के टाइम पे। सो इसका जर्नल एंट्री है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पोरोड अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। सपोज फेस वैल्यू 100 रुपया ने आपको लोन दिया था, आपने कंपनी को लोन दिया था डिबेंचर के लिए। अब वो प्रीमियम देगा 5 रुपया एक्स्ट्रा, तो हम लोग को डिबेंचर होल्डर को कितना देना है? 105 रुपया देना है। अब पेमेंट करते टाइम ये तो हमारा ड्यू का एंट्री हो गया। अब हम लोग रीपेमेंट करने का जर्नल एंट्री देखेंगे। रीपेमेंट मैंने बोला था कंपनी दो तरह से करता है, एक तो पूरा पूरी कैश पेमेंट कर देगा, एक दूसरा तरह होता है कैश प्लस शेयर्स इशू करके करेगा। ये दो तरह से ही रिडीम होता है। तो इस दो तरह से रिडीम होने का जर्नल एंट्री दो अलग अलग टाइप का है। सपोज कैश में रिडीम हो रहा है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग डेबिट कर देंगे। और कैश में अगर देंगे तो हम लोग टू बैंक कर देंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो। तो जैसे हम लोग 105 रुपया देंगे प्रीमियम पे, तो सपोज 105 इसे इसे हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे। जब अगर नॉन कन्वर्टेबल होता है तब हम लोग सिर्फ यही दो एंट्री करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल के टाइम पे सिर्फ ये दो एंट्री होता है। बट ये हो गया नॉन कन्वर्टेबल, सब पूरा कैश में हो रहा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश, 105 रुपया 105 रुपया बस। अगर नॉन कन्वर्टेबल होता है, जैसे अगर कैश में दे रहे हैं प्लस शेयर्स में दे रहा है, तब हम लोग का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तब हम लोग करेंगे, तब हम लोग को डिबेंचर होल्डर को 105 रुपया तो देना ही है, ठीक है। और कैश या बैंक से देंगे हम लोग, या और थोड़ा हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करके देंगे। इक्विटी शेयर्स इशू हम लोग प्रीमियम पे ही करते हैं यूजुअली, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री डालेंगे, ठीक है। जब नॉन कन्वर्टेबल होता है तब ये पूरा एंट्री करना होता है, अगर नॉन कन्वर्टेबल होता है तो हम लोग को सिर्फ ये दो एंट्री करना होता है, ठीक है। अब जो पोरोड होता है, if porod was already accounted for at the time of issue, no need to write of porod again। अगर हम लोग इशू जब डिबेंचर्स को इशू करते टाइम ही हम लोग पोरोड का अकाउंट बना चुके थे, तो हम लोग को नई वापस से जर्नल एंट्री नहीं मारना है, ठीक है। हम लोग ने अगर पहले ही जर्नल एंट्री मार दिया था तो हम लोग को वापस से जर्नल एंट्री नहीं मारना है। अगर नहीं मारा तो हम लोग को मारना पड़ेगा, हम लोग को जर्नल एंट्री मारना पड़ेगा रिजर्व से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हम लोग पोरोड को राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि जो प्रीमियम हम लोग एक्स्ट्रा 5 रुपया जो देंगे हम लोग प्रीमियम रीपेमेंट करते टाइम, जो एक्स्ट्रा 5 रुपया है वो तो कंपनी के लिए एक लॉस हो गया। तो इसलिए हम लोग जो पोरोड होता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से उसको डेबिट कर देते हैं टू पोरोड, क्योंकि पोरोड कंपनी के लिए एक लॉस ही होता है। अब हम लोग थोड़ा लॉ में आएंगे। रिडेम्पशन करते टाइम डिबेंचर का थोड़ा लॉ होता है, तो हम लोग लॉ थोड़ा जानेंगे। सबसे हम लोग लॉ, अभी हम लोग डीआरआर के बारे में जान रहे हैं। डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, इससे पहले मैं ये बता देती हूँ। सबसे पहले कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करते हैं उन लोग को मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, 10 साल के अंदर अंदर रीपेमेंट कर दो, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकता कंपनी वापस से रीपेमेंट करने का। बट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गया तो उन लोग को 30 इयर्स का टाइम लिमिट दिया जाता है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। अब हम लोग डीआरआर के बारे में जानते हैं, डीआरआर होता क्या। डीआरआर का फुल फॉर्म होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये एक रिजर्व होता है, जब डिबेंचर्स को हम लोग को
इशू करते हैं उसी टाइम से हम लोग को ये रिजर्व को क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं, जब जो कंपनी होता है, अगर इसने रिडीम करना है कैश पे, तभी हम लोग रिडेम्पशन डीआरआर, रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं। अगर पूरा पूरी ही शेयर्स इशू करके कर रहा है, तब हम लोग डीआरआर को नहीं बनाते, रिजर्व, ये रिजर्व नहीं बनाते। ये रिजर्व तभी बनता है जब कंपनी कैश पे रिडीम कर रहा हो, कैश प्लस शेयर्स, या फिर सिर्फ कैश। A company issuing debentures which are redeemable in cash may have to create reserve called DRR out of profit of the company. Profit से बनाना है मतलब PL. This DRR can only be used for redemption of debenture. ये रिजर्व सिर्फ हम लोग रिडेम्पशन का डिबेंचर के लिए यूज कर सकते हैं, और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। कौन कौन ये डीआरआर बनाता है? कौन कौन कंपनी लोग बनाते हैं? किन किन को रिक्वायरमेंट है? ये नेसेसरी नहीं है सब कंपनी बनाए। किस किस कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है? अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी। जितने भी अनलिस्टेड कंपनी होते हैं उन लोग सबको डीआरआर बनाना पड़ता है, नेसेसरी होता है। डीआरआर कितना बनता है? ये रिजर्व कितना 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 बनाया जाता है रिजर्व? ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड रिजर्व होता है। कितना बनाया जाता है? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब हो गया, अगर डिबेंचर आपने इशू किया था 100 रुपया का डिबेंचर होल्डर को, ठीक है, होल्डर को, तो हम लोग को जब रीपेमेंट करने का टाइम आता है, तो इस 100 रुपया पे ही 10% बनाना है। जो एक्स्ट्रा जो पोरोड हम लोग डालते हैं ना 5 रुपया का, ये 5 रुपया पे नहीं बनाना है हम लोग को। हम लोग को फेस वैल्यू पे ही हमेशा डीआरआर को कैलकुलेट करना है। सपोज हम लोग को 100 रुपया देना था होल्डर को, तो हम लोग 100 का 10 मतलब 100 रुपया में इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, हम लोग को 10 रुपया का डीआरआर बनाना है। सिंपल। प्रीमियम पे नहीं बनाना, जो 105 रुपया जो पोरोड हो गया इस पे नहीं बनाना, हम लोग को 100 रुपये बनाना है। डीआरआर इज ओनली टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर। जैसे कि मैंने बोला, कंपनी दो तरह से रिडीम करता है। पहला कैश होता है और दूसरा होता है कैश प्लस इशू ऑफ शेयर्स। तो जब कैश पूरा पूरी कैश जब रिपेमेंट कर रहे हैं, तो डीआरआर इस पूरा पूरी पे ही बनेगा, ये कैश पे फेस वैल्यू, हाँ, फेस वैल्यू। पर जब अगर कैश भी दे रहा है और थोड़ा सा शेयर्स भी इशू कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, तो शेयर वाला में हम लोग डिबेंचर नहीं डालेंगे, सिर्फ कैश वाला पे 10% कैलकुलेट करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को देना था डिबेंचर होल्डर को 105 रुपया देना था एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। हम लोग को डिबेंचर होल्डर को रिपेमेंट करना था 105 रुपया। तो कंपनी बोलता है होल्डर लोग को, देखो भैया, मेरे पास तो 105 रुपया इतना नहीं है, हम एक काम करते हैं, आपको 80 रुपीज पूरा पूरी कैश दे देते हैं, और जो 25 है, इससे हम आपको, सॉरी 20 जो है, 5 रुपीज तो पोरोड हो गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, इसको हटा दो। तो 100 रुपया जो हुआ, उसमें से 80 जो रुपीज है वो आपको कैश में दे देंगे, और 20 रुपया जो है उससे हम लोग शेयर इशू कर देंगे। तो ये शेयर जो इशू होगा ना, इस पे डीआरआर कैलकुलेट मत करना, इस 80 रुपीज पे ही कैलकुलेट होगा डीआरआर, 80 का 10%। ठीक है, तो 8 रुपीज का ही डीआरआर बनेगा इस 100 पे। अगर ये वाला जो पोर्शन है नहीं समझ आया, तो मैं एक बार थोड़ा अच्छे से और समझा देती हूँ, एकदम सिंपल वे में। सपोज जो कंपनी है, इसको डिबेंचर होल्डर को एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 10 साल बाद, इसको कम डिबेंचर होल्डर को 105 रुपया देना है। ठीक है जी, ये 100 रुपया तो फेस वैल्यू था डिबेंचर का, और ये जो 5 जो रुपीज है, ये पोरोड हो गया। तो इन टोटल 105 रुपया देना है।
तो ये जो 5 रुपया जो मैंने बोला, ये 5 रुपया तो पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा ना, पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 100 रुपया। अब ये जो 100 रुपया है, कंपनी बोल रहा है कन्वर्टेबल के टाइम पे, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल के टाइम पे बोल रहा है कि ये जो 100 रुपया है, इसमें हम आपको आधा कैश दे देंगे, आधा नया शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, कि कैश में भी दे रहे, आधा शेयर्स में भी दे रहे। तो बोल रहे हैं कि कैश जो आपको अब जो 100 रुपया देना है, जो ये जो 5 रुपया, इसको मत देखना, पोरोड से राइट ऑफ हो गया, पीएल से राइट ऑफ हो गया, 5 रुपया आपका कुछ मायने नहीं है। अब जो 100 रुपया ये जो बोल रहा है ना, ये 100 रुपया बोलता है हम 80% 100 रुपया का आपको कैश दे देंगे, और जो 20% हो गया नया शेयर्स इशू कर देंगे आपको। ठीक है, तो इसे कन्वर्टेबल डिबेंचर बोला जाता है। 80% कैश में आपको 100 रुपया दे दें, 100 रुपया का 80% कैश में दे देंगे, और 100 रुपया का 20% आपको शेयर्स इशू कर देंगे। तो जो डीआरआर होता है ना, डीआरआर, ये हमेशा कैश में बनेगा, इशू ऑफ शेयर्स पे नहीं बनेगा ये। तो ये जो जो 80% हो गया ना, कैश का 80 रुपीज हो गया, 80% करो 100 का, तो 80 रुपीज हो गया ना। तो ये जो 80 रुपीज हो गया ना, इस पे 10% बनेगा। ये लॉ स्पेसिफिकली बोला है, ये मैंने 10% नहीं बनाया, ये लॉ ने ही बोला है कि 10% डीआरआर बनेगा, बनेगा, ना कम ना ज्यादा। इससे ज्यादा बनाओ तो बहुत अच्छा है, मिनिमम तो 10% होना ही चाहिए, इतना तो रिजर्व बनाओ आप लोग। तो डीआरआर 10% बनेगा 80 पे, 20 पे नहीं बनेगा। शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स में कभी भी डीआरआर नहीं बनता, कभी नहीं बनता, हमेशा कैश पे बनता है। और अगर नॉन कन्वर्टेबल होता है रिडेम्पशन, तो ये जो 105 रुपया था, इसमें से जो 5 रुपया है वो तो राइट ऑफ हो गया पीएल से। ठीक है, तो ये 5 रुपया का कभी अभी तो कोई मायने नहीं है। तो ये जो 100 रुपया बचा, -5 रुपीज हो गया, पीएल से राइट ऑफ हो गया। अब ये जो 100 रुपया बचा, नॉन कन्वर्टेबल क्या बोलता है, ये हम आपको पूरा पूरी कैश में देंगे। तो ये जो कैश हो गया ना 100, इस पे 10% मिनिमम, मतलब इतना 10% बनाना है डीआरआर। इस इस 100 पे 10% बनेगा डीआरआर। ठीक है, दो तरह का होता है रिडेम्पशन, एक कन्वर्टेबल होता है, एक नॉन कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल का मैंने बना दिया, आधा आधा कैश में देगा, आधा शेयर्स में देगा। जो आधा जो कैश में देगा, उसका डीआरआर बनेगा 10%, शेयर्स वाला में नहीं बनता, और डीआरआर फेस वैल्यू में बनता है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप ये वाला जो पोर्शन थोड़ा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ होगा। नहीं हुआ है तो बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार इसको री एक्सप्लेन करूंगी। अब जब लास्ट पॉइंट है, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, बैलेंस इन डीआरआर बिकम्स फ्री रिजर्व एंड शैल बी ट्रांसफर्ड टू फ्री रिजर्व, सॉरी, बिकम्स फ्री एंड शैल बी ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व। बेसिकली क्या बोल रहा है, आप जब डीआरआर बना रहे हो ना, जैसे ही डिबेंचर आपने इशू किया एकदम स्टार्टिंग पे डिबेंचर होल्डर को, तो उसी टाइम से डीआरआर बनाना स्टार्ट करना पड़ता है। हर साल आपको 10% तो बनाना ही है रिजर्व। ठीक है, तो जो डीआरआर में अगर अगर वो जो गुल्लक, रिजर्व क्या हो गया, एक गुल्लक हो गया। तो अगर एक 100 रुपया देना था, आपने रिजर्व 10 साल से इकट्ठा किया, आपके पास 200 रिजर्व हो गया, पर आपको देना सिर्फ 100 रुपया ही है। तो ये जो 100 रुपया जो एक्स्ट्रा बैलेंस बचा ना, इसको वापस से फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि डीआरआर तो खत्म हो जाएगा, तो डीआरआर का कुछ काम नहीं है, डिवेंचर का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, डीआरआर का कुछ काम नहीं है। जो 100 रुपया अब जो गुल्लक में एक्स्ट्रा पड़ गया है, इसको हम लोग फ्री रिजर्व में ट्रांसफर बैक कर देंगे। तो डीआरआर एक रिजर्व होता है, जब रिजर्व बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसको डेबिट करते हैं। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट, और फ्री रिजर्व भी एक लाइबिलिटी होता है। तो रिजर्व बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो क्रेडिट होगा टू फ्री रिजर्व।
डीआरआर का बस इतना कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ आए तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। अ, अब ये जो डीआरआर और ये सब जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको आज समझा दिया है। अब एक लास्ट बस एक कॉन्सेप्ट बचता है, उस वो है डीआरआई। डीआरआई मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझाऊंगी। उससे पहले डीआरआर को अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करिएगा, अगर उतना नहीं और नहीं समझ आ रहा तो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने का। इतना पहले रिवाइज करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डीआरआई पढ़ाऊंगी, फिर ये डिवेंचर का जितना भी टॉपिक्स है सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग फिर सम स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।